जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। बिहार दरोगा के लिए एकदम उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए कुछ प्रश्नों का संग्रह मैं इस वीडियो में लाया हूं, जिसे आप मौखिक रूप से इसको पूर्ण रूप से याद कर लें। इसी वीडियो में एकदम सिलेबस के तहत हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल स्टडी करते हैं और इसी का वीडियो सीरीज में चला रहा हूं। आप लोग इन प्रश्नों से जरूर मुलाकात करें, इनके टॉपिक को बढ़िया से स्टडी करके समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कुंभ मेला। कुंभ मेला से कुछ प्रश्न बनते हैं, बिहार दरोगा में पूछा भी गया है, इसीलिए कुंभ मेला को हम लोग ठीक से जानेंगे। कुंभ मेला जो है भारत में 4 जगहों पर लगाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें कि एक है प्रयाग और इसके बाद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। हरिद्वार के बाद हो जाएगा नासिक। नासिक में भी कुंभ मेला लगाया जाता है और इसके बाद हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो भारत में इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रयाग, इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है योगी जी के कृपा से। तो प्रयाग जो है यह 3 नदियों का संगम पर स्थित है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, यह तीनों नदियों का जो संगम है वहाँ प्रयाग है, स्थित है। और आज के डेट में सरस्वती वहाँ विलीन है, यानी लुप्त अवस्था में है माना जाता है। श्रद्धालु जो वहाँ उपस्थित होते हैं वही सरस्वती का रूप है। तो प्रयाग जो है यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसके बाद है हरिद्वार, यह उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है उसके मैदानी भागों में, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नासिक। नासिक यह महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद देखेंगे उज्जैन। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे है। और पूछता है उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो उज्जैन का पुराना नाम अवंती था। आप लोग सुने होंगे इतिहास में, अवंती उज्जैन का पुराना नाम था। इसके बाद देखेंगे कि इन 4 जगहों पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यानी यहाँ जिस वर्ष होगा उसके अगले 3 वर्ष बाद, फिर अगले 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद। तो इससे एक और प्रश्न बनता है कि एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है। तो अगर प्रयाग में कुंभ मेला लगा है तो फिर वापस 12 वर्षों के अंतराल के बाद ही प्रयाग में कुंभ मेला लगेगा। तो इसको 2 तरह से क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर अलग अलग स्थान पर और एक ही जगह वापस 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट यह बात आप लोग जान लें कि कुंभ मेले का आयोजन जो है समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था और जिस घड़े में ले जाया जा रहा था उसे, तो 2-4 बूंद छलक गया था और वही 4 बूंद इन 4 जगहों पर गिरा था, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। धार्मिक हम लोग का यहाँ महत्व का स्थल है, हम लोग का धार्मिक जुड़ाव है यहाँ। इसके बाद अगले प्रश्न पर आएंगे, रोहतास का किला। रोहतास का किला, यह रोहतास बिहार में स्थित एक जगह है। तो रोहतास का किला किसने बनवाया था? रोहतास का किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार का होने के कारण रोहतास का किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, आप लोग बताएं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। कुछ और भी प्रश्न उससे बहुत बनते हैं बिहार के एग्जाम में कि शेर शाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था। तो शेर शाह सूरी का मकबरा खुद शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। वैसे मकबरा जो है मृत लोगों का होता है, मगर शेर शाह ही ऐसा व्यक्ति था जो अपना मकबरा खुद बनवाया था, मगर उसे पूरा रूप जो अंतिम रूप से इस्लाम शाह ने उसे पूर्ण करवाया था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। और रोहतास का किला भी शेर शाह ने बनवाया था। किला क्यों बनवाया जाता है? किला बाहरी आक्रमणकारियों से अपने शहर की सुरक्षा के लिए बनवाया जाता था। और एक पुस्तक है तारीखे दाऊदी, जिसमें अब्दुल्ला ने बताया है, अब्दुल्ला की रचना है, पूछ भी देता है बिहार में, तारीखे दाऊदी किनकी रचना है, तो अब्दुल्ला की रचना है। उसमें बताया है उसने
कि शेर शाह जो है वह पटना में किला का निर्माण करवाया था और पटना को पुनः राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया था। यानी पटना को दोबारा राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने पटना को दोबारा राजधानी बनाया था। किला इसलिए बनता है ताकि बाहरी आक्रमणकारी से अपने राज्य की सुरक्षा हो सके। शेर शाह 2 युद्ध के लिए भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको याद होगा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में जो हुआ था, और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। बिलग्राम के युद्ध को ही हम कन्नौज का युद्ध भी जानते हैं, जो कि शेर शाह द्वारा लड़ा गया था। तो कुछ इसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे। और इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ऐसा प्रश्न आते रहता है एग्जाम में, यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से इसे आप की पॉइंट बनाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। पूछता है नागपुर क्यों फेमस है? तो नागपुर संतरे के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, उसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, और नागपुर को नारंगी नगर के भी नाम से जानते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कब गठित किया गया था? सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। यह जो है सैडलर आयोग, इसका नाम नहीं था, यह था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसमें कि शिक्षा संबंधी सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया और जिसमें सैडलर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में इसे सैडलर आयोग से ही जाना जाने लगा और 1917 में इसकी स्थापना मतलब गठन किया गया था। और जब इसका गठन हुआ तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे? मतलब 1917 का जो कालक्रम था उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सैडलर आयोग के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उनका कालक्रम 1916 से लेकर के 1921 तक का है, इसलिए याद रखेंगे। अहस्तक्षेप नीति, यह प्रश्न पूछता है अहस्तक्षेप नीति के प्रतिपादक कौन थे, यानी किसने इस नीति को लागू किया था? तो सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप नीति को लागू किया था। सर जॉन शोर जो है वह 1793 से 1798 ईस्वी के समय भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे वह थे 1793 से 1798 के समय में। और उनके द्वारा सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अहस्तक्षेप नीति सर जॉन शोर। और इसमें जो है हस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कि जो राज्य है वह नागरिकों के दैनिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सिर्फ कानून बनाएगा और अपने प्रशासन को दृढ़ रूप से लागू करेगा। नागरिक जो हैं वह अपने हित और अहित के बारे में खुद ही निर्णय लेंगे, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला प्रश्न है मानस का हंस। यह एक पुस्तक है, मानस का हंस, इसके रचयिता कौन थे? तो मानस का हंस इसके रचयिता अमृत लाल नागर थे। मानस का हंस इस पुस्तक के रचयिता अमृत लाल नागर थे। एक क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? आप लोग इसका आंसर दें। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, बहुत पूछता है। और तुलसीदास जो थे, इसमें आप देखिए मानस है ना, रामचरित मानस, और तुलसीदास, तो तुलसीदास को जो है यहाँ मानस का हंस बताकर उनके जीवन का व्याख्यान किया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया था और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक उपन्यास है, ग्रंथ है। सोमेश्वर अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, याद रखेंगे। सोमेश्वर अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिर्फ सोमेश्वर से ही आपको याद रहेगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और 2-3 और अभ्यारण्य है वहाँ, जैसे भद्रा अभ्यारण्य या तुंगभद्रा अभ्यारण्य। पूछेगा भद्रा अभ्यारण्य या तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। और एक वहाँ और है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में स्थित है। तो इन चारों को आप जरूर याद रखेंगे, बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा और सोमेश्वर, चारों कर्नाटक में स्थित है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, पुस्तक तो जरूर पूछता है बिहार दरोगा में, इसीलिए मैं याद करवा रहा हूं। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। और भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया, तो उस वक्त महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया था और जो भी कांग्रेस के और सहयोगी थे महात्मा गांधी के साथ, उन सभी को कैद कर लिया गया। उस वक्त यही राम मनोहर लोहिया जो थे वह गुप्त रूप से उस आंदोलन का संचालन कर रहे थे और उस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था। इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता था, गांधी जी के आदर्श पर यह चलते थे। इसलिए द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है वह 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे पसलियों की संख्या, सिर्फ इसे याद कर लें, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, या आप 24 भी कह सकते हैं। इसी जगह का जो स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखते होंगे, पसली भी एक हड्डी ही है, मगर इसका स्ट्रक्चर जो है इस जगह से इस तरह का बनावट रहता है, उसका बनावट गोल और लंबा होता है, इसलिए उसका नाम अलग दिया गया पसली। पसली आप दुबले पतले लोगों में ऊपर से ही देख के गिन सकते हैं, यही होता है इसी जगह का। इसी के अंदर जो आपका है हृदय होता है, या हो जाए श्वसन तंत्र हो जाए, या बहुत सारे चीजों को यह कवर करके रखता है। तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है या 24 होती है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। बिहार, यहाँ खाली स्थान है, किस प्रकार का मानसूनी प्रदेश है? बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ का जलवायु जो है वह किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा बिहार उपोष्ण, बिहार जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। उपोष्ण का मतलब होता है थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, और बिहार में आप महसूस करते होंगे। बिहार एक उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों का मैं रिवीजन कराता हूं इस वीडियो में, और इसी वीडियो में याद कराने का प्रयास कराता हूं। बिहार दरोगा के सभी दोस्त इसे जरूर देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।